बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना। लास्ट लेक्चर में हमने 4 केसेस डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया कि किसी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। हमने ये भी सीखा कि अगर लाइन नॉन वर्टिकल हो और उसका एक पॉइंट और उसके साथ स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। हमने ये भी सीखा कि अगर किसी नॉन वर्टिकल लाइन का वाई इंटरसेप्ट और उसके साथ उसकी स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फर्दर 2 केसेस डिस्कस करेंगे। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर किसी नॉन वर्टिकल लाइन के 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट को हम कह रहे हैं Q और एक पॉइंट को हम कह रहे हैं R। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि गिवन होंगे। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन लिखने के लिए ये फार्मूला यूज होगा। आप इस फार्मूला को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह इक्वेशन लिखने को हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप इसे 2 पॉइंट फार्मूला भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस फार्मूला को देखें तो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। आपको लगेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है याद करना, x1 y1 x2 y2 कहां आना है। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैथमेटिशियंस ने बड़ा आसानी कर दी। आसानी क्या की कि इस बेसिकली फार्मूला को, इनफैक्ट इन दोनों फार्मूलाज को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बड़े आसान अंदाज में लिखा जा सकता है। आप इसी को लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इन दोनों फार्मूलाज को इस अंदाज में लिख सकते हैं। फर्स्ट रो x y1, सेकेंड रो x1 y1 1 और थर्ड रो x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। यानी बजाय इसके कि आप इन फार्मूलाज को याद रखें, वैसे ये भी आपको याद करने चाहिए, लेकिन आप इस डिटर्मिनेंट को याद रख लें और ये डिटर्मिनेंट आपको देखते ही याद हो जाएगा। फर्स्ट रो में x y1, सेकंड रो में x1 y1 1 और थर्ड रो में x2 y2 1। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, यानी हम रोज को कॉलम्स बना दें, तो इसे इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है, x y1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, x1 y1 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। स्टूडेंट्स, आपको अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो किसी स्ट्रेट लाइन के, किसी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के, तो आप क्या करेंगे, आप जो पॉइंट्स गिवन हैं x1 y1 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस डिटर्मिनेंट में पुट कर दें। इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपैंड करें, आपके पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बहुत ही आसान। स्टूडेंट्स, इसके लिए भी लिमिटेशन है कि ये फॉर्मूला नॉन वर्टिकल लाइन के लिए वैलिड है। अब नॉन वर्टिकल लाइन के लिए क्यों? स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन में क्या होता है, वर्टिकल लाइन में एब्सिसा सेम रहता है। स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन की स्लोप हो जाती है अनडिफाइंड। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में ये फ्रैक्शन अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या होगा कि अगर लाइन वर्टिकल होगी तो वर्टिकल लाइन में एब्सिसा सेम होंगे। अब एब्सिसा सेम होने की वजह से यहां पर बन जाएगा 0। अब 0 बनने की वजह से ये अनडिफाइंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर भी यही चीज है। ये बेसिकली उन 2 पॉइंट्स की बुनियाद पर हम स्लोप इवेल्युएट कर रहे हैं इस स्टेज पर। सो दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर वर्टिकल लाइंस। ये बात आपने याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए ये वैलिड है और ये मैं आपको आखिर पर एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये अपनी शक्ल बदलता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। स्टूडेंट्स, आइए इस फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन
इस पे हम दो गिवन पॉइंट्स लेट कर लेते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है Q और R। एक पॉइंट मैं फर्ज करता हूं कि यहां पर है Q पॉइंट, देयर इज x1 y1, और R पॉइंट हम फर्ज कर लेते हैं कि यहां पर है x2 y2। स्टूडेंट्स, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम हमेशा लेट करते हैं। वो क्यों लेट करते हैं? स्टूडेंट्स, ये तो गिवन पॉइंट्स हैं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, इनफैक्ट एब्सिसा और ऑर्डिनेट की नंबर्स होंगे। अब अगर हमने इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की, तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसके अंदर आपको वेरिएबल्स नजर आते हैं x और y, बाज़ औक़ात सिर्फ x और बाज़ औक़ात सिर्फ y। वेरिएबल की मौजूदगी जरूरी होती है। अब वेरिएबल को बीच में लाने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करते हैं, दैट इज P। अब P पॉइंट आर्बिट्रेरी है, वो इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है। मैं फर्ज करता हूं कि वो P पॉइंट यहां पर है। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट इनफैक्ट हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा। हम लिखते हैं गिवन टू पॉइंट्स ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट है हमारे पास Q x1 y1 और दूसरा R x2 y2। ये दो पॉइंट्स तो हमें गिवन है। अब हम एक पॉइंट अपना लेट कर रहे हैं, लेट P x, y be an arbitrary point on the line। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब है कि x और y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब स्टूडेंट्स, ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों तो हम उन्हें क्या कहते हैं? द आंसर इज कोलिनियर पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पी क्यू स्लोप और क्यू आर स्लोप और पी आर स्लोप का आपस में क्या ताल्लुक होगा, तो आप यकीनन कहेंगे कि सर ये स्लोप्स सेम होंगी, क्योंकि ये एक ही लाइन के सेगमेंट्स हैं। ये एक लाइन पी क्यू, क्यू आर और पी आर एक ही लाइन के तीन सेगमेंट्स में बोल रहा हूं। सो सेम लाइन है तो ये तीनों स्लोप्स बराबर होंगी क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हम यहां लिख सकते हैं एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो एम पी क्यू slope PQ will be equal to slope QR will be equal to slope PR। इन तीन स्लोप्स के अलावा इन तीन पॉइंट्स की बुनियाद पर आप कोई फोर्थ स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही तीन स्लोप्स हैं और ये तीनों स्लोप्स भी इनफैक्ट डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। स्टूडेंट्स, अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर हमें PQ स्लोप मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे? शाबाश जी, हम न्यूमरेटर में ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में एब्सिसास का डिफरेंस करेंगे और ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर सेम होने से मुराद यह है कि अगर मैं न्यूमरेटर में पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट पहले लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में पॉइंट P का ही x कोऑर्डिनेट आएगा। सो मैं यहां पर लिखूंगा y माइनस y1, डिनोमिनेटर में x माइनस x1 इज इक्वल टू QR x1 माइनस x2, सॉरी y1 माइनस y2 हम लिखेंगे यहां पर y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, और उसके बाद PR के लिए y माइनस y2 ओवर x माइनस x2। स्टूडेंट्स, अब हम अगर पहले इन दो केसेस को कंसीडर कर लें तो हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला ये ड्राइव हो जाएगा, और अगर हम इन दो केसेस को कंसीडर कर लें तो हमारे पास
ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में चल सकते हैं। मैं आपके सामने इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं। वी कैन राइट y minus y1 over x minus x1 is equal to y minus y2 over x1 minus x2। और दूसरा केस, इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। y minus y2 over x minus x2 is equal to y1 minus y2 over x1 minus x2। ये स्टूडेंट्स हमने दो केसेस यहां से बना लिए। इसमें से हमारे पास एक फॉर्म जो हमने पहले लिखी हुई थी वो प्रूव हो जाएगी, और यहां से दूसरी फॉर्म। स्टूडेंट्स, क्या थी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म? y माइनस y1 था लेफ्ट साइड पर, इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, और ये x माइनस x1 ये हमारे पास आ गया यहां पर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई फर्स्ट फॉर्म। हाँ, आप ये देखेंगे कि यहां पर तो लिखा हुआ था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट, इससे कोई फर्क पड़ता है? द आंसर इज नो। हम इन दोनों की जगह बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको उसी फॉर्म में लिख देता हूं जिस फॉर्म में स्टार्ट पर लिखा हुआ था y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये स्टूडेंट्स वो शक्ल थी जो कि मैंने स्टार्ट पर आपको दिखाई। आप इसे इस शक्ल में याद कर लें, आप इसे इस शक्ल में याद कर लें, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। यहां पर स्टूडेंट्स ये एक शक्ल इसकी प्रूफ हो गई। अब स्टूडेंट्स, दूसरे को हम प्रोसेस करें तो दूसरी शक्ल बन जाएगी। ये इसको मैंने नाम दे दिया 1 का, और 1 को कंसीडर हमने कर लिया। अब कंसीडर कर लेते हैं सेकंड को। कंसीडर 2, y माइनस y2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x2। अब स्टूडेंट्स, यहां पर भी वही बात, आप इन दोनों की जगह बदल लें। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी बुक में भी और अभी मैंने भी अगर इसे इस अंदाज में लिख दिया है तो मैं उस अंदाज में आपको कन्वर्ट करके दिखा दूं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये स्टूडेंट्स इसकी दूसरी शक्ल बन गई। अब स्टूडेंट्स, हमने इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म भी देखी। स्टूडेंट्स, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? आप इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर लें और इसे सिंप्लीफाई कर लें, और देन इसका डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है। मैं स्टूडेंट्स फर्स्ट वन को कंसीडर कर रहा हूं। हम हेडिंग दे लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। स्टूडेंट्स, इन दोनों में से किसी एक को भी हम फॉलो करते हुए सेम डिटर्मिनेंट पर पहुंचेंगे। सो मैं फर्स्ट वन को कंसीडर कर रहा हूं। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। y माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x माइनस x1। अब मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर देते हैं। x2y माइनस x1y माइनस x2y1 प्लस x1y1 इज इक्वल टू xy2 माइनस x1y2 माइनस xy1 प्लस x1y1। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये और ये टर्म्स बिल्कुल सेम हैं। एक इक्वल के एक तरफ, दूसरी दूसरी तरफ। इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। बाकी तमाम टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। x2
वाई माइनस एक्स वन वाई माइनस एक्स टू वाई वन माइनस एक्स वाई टू प्लस एक्स वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इन दो टर्म्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं। यहां से x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y1 माइनस y2। इसके बाद इन दो टर्म्स में से हम y कॉमन ले सकते हैं, माइनस y। अब माइनस y कॉमन लेने की वजह से ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव x1 और ये नेगेटिव माइनस x2। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास रह गई ये दो टर्म्स। इनमें से हम कहते हैं कि हमने 1 कॉमन लिया, प्लस 1। अब ये हमारे पास आ गया x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म एज, फर्स्ट रो में हमारे पास x, y और 1, उसके बाद x1 y1 1, x2 y2 और 1 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसी का ट्रांसपोज ले लें जिस तरह कि मैंने शुरू से बताया था, तो x y1 x1 y1 1 x2 y2 और 1, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेने से उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स, ये किस तरह से हमने लिख लिया, ये जरा देखें। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपैंड करूं तो क्या होगा? आप लिखेंगे x और फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा y माइनस y2। समझ रहे? अब आप आगे आ जाएं। नेक्स्ट आप लिखेंगे माइनस, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यहां पर आता है हमारे पास पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, और इधर को भी नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम कॉलम वाइज चलते, हम रो वाइज चल रहे हैं, माइनस y। अब रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद प्लस 1, रो और कॉलम आप छोड़ेंगे तो x1 y2 माइनस x2 y1। यहां पर अगर आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करेंगे तो यही रिजल्ट आपके सामने आएगा। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को डिटर्मिनेंट की शक्ल में याद रखना ज्यादा आसान है। सो अगर आपको वो फॉर्म याद नहीं होती तो आप डिटर्मिनेंट को एटलीस्ट याद रख लें। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, इस फॉर्मूला में इनफैक्ट क्या चेंज आएगा। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ऑर्डिनेट सेम रहता है, यानी y कोऑर्डिनेट सेम रहता है। हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे, उन दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में सेम होंगे। अब y2 और y1 ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी। जब ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी तो यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा? द आंसर इज 0। जब ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 0। आप इसे चाहे यहां पर देखें या यहां पर देखें, हमारे पास y2 और y1 सेम होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में, सो यहां पर बन जाएगा 0। लेफ्ट साइड पर हमारे पास रह जाएगा y माइनस y1 या y माइनस y2, y माइनस y1 या y माइनस y2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब y1 और y2 ये एक ही चीज है क्योंकि लाइन होगी हॉरिजॉन्टल। अब ये जब हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू y1 या y इज इक्वल टू y2, और हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में ऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है, यहां पर इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का केस बन जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, लेकिन हम इसे नॉन वर्टिकल लाइन, स्लांट लाइन के लिए ही यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अब एक दूसरी फॉर्म की जानिब, दैट इज टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स अल्फाज पर गौर कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ अ स्लांट लाइन हुज नॉन जीरो x and y intercepts are a and b respectively is x over a plus y over b is equal to 1। यानी ये होगा फॉर्मूला उस सूरत में कि जब किसी स्लांट लाइन के नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स गिवन हो। a है हमारे पास x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट। यहां पर x इंटरसेप्ट अगर पुट कर दिया जाए, यहां पर y इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो हमारे पास उस स्लांट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, हमने डिस्कस किया कि उसको वर्टिकल लाइंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए वैलिड है। हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी, वो भी नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए वैलिड है। हमने अभी 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी, वो भी नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए वैलिड है। स्टूडेंट्स यहां पर देखें कंडीशन क्या है, यहां पर है स्लांट लाइन की कंडीशन, यानी ये वर्टिकल लाइंस के लिए भी वैलिड नहीं है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए भी वैलिड नहीं है। सवाल ये है कि क्यों? स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन की सूरत में हमारे पास उस लाइन का y इंटरसेप्ट मौजूद नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में हमारे पास उसका x इंटरसेप्ट मौजूद नहीं होगा। और एक और बात यहां पर जो बताई गई है वो है हुज नॉन जीरो x एंड y इंटरसेप्ट्स। स्टूडेंट्स x और y इंटरसेप्ट दोनों जीरो कब होते हैं? शाबाश। किस स्लांट लाइन के x और y इंटरसेप्ट्स जीरो हो जाते हैं? शाबाश जी, x और y इंटरसेप्ट उस वक्त जीरो होते हैं जब लाइन ओरिजिन से पास कर जाए। स्लांट लाइन जब ओरिजिन से पास कर जाती है तो उसका x और y इंटरसेप्ट जीरो हो जाता है। स्टूडेंट्स हम उस लाइन के लिए भी इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकेंगे, सो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई। सिर्फ स्लांट लाइन होनी चाहिए और ऐसी स्लांट लाइन जो ओरिजिन से पास ना कर रही हो, उसके दोनों इंटरसेप्ट्स नॉन जीरो हो। ये स्टूडेंट्स इसकी है लिमिटेशन। हम इस फॉर्मूला का अब प्रूफ देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक स्लांट लाइन मौजूद जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रही। स्टूडेंट्स एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की डेफिनेशंस रिकॉल कर लें। शाबाश। एक्स इंटरसेप्ट क्या था? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स ये है वो पॉइंट के जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट होगा। स्टूडेंट्स यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश। एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0। हम लेट कर रहे हैं यहां पर, बल्कि गिवन है कि x इंटरसेप्ट a होगा। a है हमारा x इंटरसेप्ट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए a, 0। इसी तरह से y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस y एक्सिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। अब y एक्सिस के ऊपर आप जानते हैं कि x की वैल्यू होती है 0 और y की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं b। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस y एक्सिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट और ये है हमारे पास x इंटरसेप्ट। अब गिवन हमें सिर्फ x और y इंटरसेप्ट्स हैं, हमने उनसे पॉइंट बना लिए। हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। गिवन a is equal to x intercept, b is equal to y intercept। अब पॉइंट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? as a is x intercept, so point will be, हमेशा आप x और y इंटरसेप्ट से पॉइंट बना सकते हैं। a अगर x इंटरसेप्ट है तो पॉइंट विल बी a, 0। अगर 5 x इंटरसेप्ट हो तो 5, 0 पॉइंट होगा। अगर 3 x इंटरसेप्ट हो तो 3, 0 पॉइंट होगा उस लाइन का। सिमिलरली एज b is y intercept, so point will be 0, b। स्टूडेंट्स हमें x इंटरसेप्ट गिवन था, हमें y इंटरसेप्ट गिवन था, हमने दोनों को यूज करते हुए 2 पॉइंट्स बना लिए। स्टूडेंट्स हमारे पास इस लाइन के 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। क्या हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो हमने पहले ड्राइव किया? द आंसर इज यस। स्टूडेंट्स हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन अब लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें,
क्या हम कोई और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यहां पर? मैं चले आपसे पूछ लेता हूं, क्या हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए कि जिसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास एक पॉइंट हो और उसके साथ उस लाइन की स्लोप हो। क्या इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम इस लाइन की स्लोप मालूम नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। हम इन 2 पॉइंट्स की मदद से अगर स्लोप मालूम कर लें और फिर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को यूज कर लें तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की मदद से भी हम इस फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा रास्ता, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास लाइन की स्लोप हो, जो कि इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, और इंटरसेप्ट कौन सा हो? जी, वाई इंटरसेप्ट अगर हमारे पास मौजूद हो। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास बी मौजूद है, स्लोप हम मालूम कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स की मदद से, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करते हुए भी हम इस फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। सो हमारे पास इस वक्त 3 ऑप्शंस हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स, आपका जो दिल चाहे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं इस वक्त इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। उससे पहले हम अपना पी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेट कर लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स शामिल हो जाएं। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन। कहीं पर भी आप ये पॉइंट चूज कर सकते हैं। ये मैंने पॉइंट चूज कर लिया। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब 2 पॉइंट फॉर्म में मैं डिटर्मिनेंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, x1 y1 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पुटिंग वैल्यूज x1 y1 a और 0, यहां पर 1, और x2 y2 0 b दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब स्टूडेंट्स, आप इसे किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि अगर किसी रो या कॉलम में 0 मौजूद हैं तो उस रो या कॉलम से एक्सपेंशन ज्यादा आसान हो जाती है। अब यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम के अंदर एक 0 आ रहा है, सेकंड रो के अंदर एक 0 आ रहा है, सेकंड कॉलम के अंदर एक 0 आ रहा है। सो मैं यहां पर फर्स्ट कॉलम की मदद से एक्सपैंड कर रहा हूं, एक्सपैंडिंग बाय C1। हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। हम लिखेंगे x। अब रो और कॉलम छोड़ने से, ये आप 2 पॉइंट फॉर्मूला का यूजेज भी समझ रहे हैं। रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 0 माइनस b माइनस a। रो और कॉलम छोड़ेंगे तो y माइनस b, और उसके बाद प्लस 0। रो और कॉलम छोड़ेंगे तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, ये तो 0 ही है, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ खानापुरी के लिए लिख दिया ताकि आप पूरा पैटर्न समझ जाएं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 0 माइनस बी विल बी माइनस बी एक्स, यहां पर माइनस ए वाई प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस ए बी, और यहां पर 0 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी। अगर आपके जहन में 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला हो तो वो था x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1।
अब स्टूडेंट्स हमें राइट साइड पर 1 लाना है और पॉजिटिव 1 लाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें माइनस ए बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव माइनस ए बी। अब इससे क्या होगा नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। जब हम माइनस बी एक्स को माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस को कैंसिल करेगा, बी बी को कैंसिल करेगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर ए। नेक्स्ट माइनस माइनस को कैंसिल करेगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ए को कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा वाई ओवर बी इज इक्वल टू माइनस ए बी से डिवाइड होगा तो हमें मिल जाएगा 1। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम इस फॉर्मूला को पॉइंट स्लोप फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हुए भी ड्राइव कर सकते थे। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको साथ दे देता हूं कि इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। अगर हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, राइट इक्वेशन ऑफ अ straight line whose x intercept is 3 and y intercept is 4. Right equation of a straight line whose x intercept is 3 and y intercept is 4. दोनों इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं, हम टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। x के नीचे x इंटरसेप्ट और y के नीचे y इंटरसेप्ट, ये याद दिलाने के लिए x ओवर 3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला सिर्फ ऐसी स्लांट लाइंस के लिए वैलिड है जो ओरिजिन से पास ना कर रही हो। इस फॉर्मूला को आप वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐसी स्लांट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही हो उनके लिए यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।